नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सुपारी देकर एक महिला ने करा दी अपने आशिक की हत्या। 5 लाख में तय हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। 1 महीने के अंदर पुलिस ने कर दिया पूरे मामले का खुलासा। नदी में शव मिलने से फैल गई सनसनी। हत्या कर शव को फेंके जाने की जताई जा रही है आशंका। मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। और नर्स के जन्मदिन पर सरकारी अस्पताल में जमकर हुई आतिशबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में मची खलबली। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एक लड़की की शादी होने के बाद भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड चाहता था कि वो उससे बात करे और उससे मिलना जुलना जारी रखे, लेकिन लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाना चाहती थी। शादी के बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मरने के बाद ही पीछा छूटेगा। आखिर में अंजाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। उसने अपने परिचित को कॉन्ट्रैक्ट देकर अपने आशिक की हत्या करवा दी। घटना मुजफ्फरपुर के सरैया की है, जहां पिछले 19 जून को सरैया थाने की पुलिस ने सुपना गांव स्थित सरैया मार्ग के पास से एक युवक का शव बरामद किया था। युवक की पहचान पारू थाना के कमलपुरा गांव निवासी रामवृक्ष सहनी के पुत्र मनोज कुमार सहनी के रूप में हुई। घटना के 1 महीने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान वैशाली जिले के करताहा निवासी रोशन कुमार, उसी गांव के सर्वेश कुमार और मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के कमलपुरा निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई। यह सभी मृतक के परिचित थे। टेक्निकल जांच के बाद इन तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस जब थाने लाई तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। इन तीनों ने बताया कि लड़की ने अपने कंपाउंडर मित्र रोशन और उसके साथियों को मनोज को ठिकाना लगाने के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। लड़की ने इन तीनों आरोपियों को 5 लाख रुपए का चेक भी दे दिया। चेक मिलते ही लड़की के साथ मिलकर तीनों ने मनोज को रास्ते से हटा दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड में मनोज की गर्लफ्रेंड को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल वह गांव छोड़कर फरार है। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जून 2023 को एक मनोज नामक व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी सरैया थाना के अंतर्गत प्राप्त हुई थी और उनके परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था। इस हत्याकांड को लेकर एक एसआईटी गठित की गई थी जो एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन है उनके नेतृत्व में थी, और इसमें जो सरैया के थानाध्यक्ष हैं जयप्रकाश, वो और उनकी टीम और डीआईयू टीम लगातार काम कर रही थी। इस केस के बारे में कल देर रात्रि में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम रोशन है, दूसरे का नाम सर्वेश है और तीसरे का नाम कृष्णा है। इन तीनों ही व्यक्ति की इस आपराधिक वारदात में मुख्य रूप से संलिप्तता थी। और इसके अतिरिक्त एक 4 व्हीलर भी बरामद किया है पुलिस ने, स्विफ्ट डिजायर कार, जिसके माध्यम से जो मृतक थे मनोज, उनको ले जाया गया था और उस 4 व्हीलर में ही उनकी हत्या भी की गई थी। इस हत्या की जो वजह थी, वजह मुख्य प्रेम प्रसंग का मामला था। वहीं सरैया की एक महिला हैं जिनके साथ में मृतक का पूर्व में प्रेम प्रसंग था। कालांतर में उस महिला की शादी हो गई अन्यत्र स्थान पर एक दूसरे राज्य में, और महिला ने अपने जो पुराने प्रेम प्रसंग के संबंध थे उनको समाप्त करने की लगातार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन मनोज लगातार इस बात पे दबाव दे रहे थे कि नहीं, जो पूर्व का संबंध है वो लगातार जारी रहे। इसी बीच में इस वारदात से, इस कोशिश से आजिज होकर जो महिला थी उनके द्वारा सरैया के एक व्यक्ति हैं रोशन, उनसे संपर्क किया गया और रोशन के साथ में कृष्णा और सर्वेश, इनसे भी संपर्क किया गया और 5 लाख रुपए में
कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनके द्वारा मनोज की हत्या कराने का, और इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और इसके अलावा 5 ब्लैंक चेक भी दी गई जिसमें राशि भरी हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की। वो तीनों लोगों को दी गई। इन तीनों ही लोगों ने प्लान किया, जिसमें से एक व्यक्ति कंपाउंडर का काम करते हैं, उन्होंने अपने 2 अन्य साथियों को लिया, एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ली, उसमें जो मनोज हैं उनको लिया और उनको लेके ये लोग सीमावर्ती थाना क्षेत्र में लगातार गाड़ी घुमाते रहे। पहले उनको शराब पिलाई गई, इसके बाद में उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, वो बेहोश हो गए और उसके बाद में उनका गला दबाकर और गले पे घूंसे से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों के अतिरिक्त अभी 2 लोगों की इसमें और संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। इन 2 के अतिरिक्त एक उक्त महिला है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनको भी हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी जा रही है। तो महिला भी फरार है? हाँ, वो महिला अभी फरार है। जो गिरफ्तार हुए हैं 3 लोग, ये कौन कौन? इसमें से एक व्यक्ति का नाम कृष्णा है, दूसरे का नाम सर्वेश है और तीसरे का नाम रोशन है। सर, ये मतलब ये तीनों जो गिरफ्तार हुए वो महिला के मतलब किसी रिश्ते में तो नहीं है? नहीं, रिश्ते में नहीं है, वो महिला के परिचित। कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है क्या ये? हाँ, चूँकि अब कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में साइन हुआ है और बाकायदा जब चेक दिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इन लोगों का हिस्ट्री वैसा अभी तक नहीं मिला है कि पूर्व में कुछ इस टाइप की आपराधिक वारदात इनके द्वारा की गई है। हम लोग दूसरे जो हम लोग के सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से आपराधिक इतिहास प्राप्त करेंगे। मुजफ्फरपुर के एक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के जन्मदिन को मनाने के दौरान जमकर आतिशबाजी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो और IPSC का बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी आतिशबाजी करते दिख रहे हैं। अस्पताल परिसर में आतिशबाजी और हॉर्न बजाने की मनाही है। वीडियो वायरल होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि ऐसी हरकत किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं कही जा सकती। PSC प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही हमको मैसेज मिला वैसे ही वहाँ के जो प्रभारी है उस समय नहीं था वहाँ, वो छपरा में था जहाँ उसका बच्चे का जन्म हुआ था। वहाँ से कहा कि सर हम कहीं किसी को नहीं कुछ कहे हैं इस तरह का आतिशबाजी करने के लिए, कुछ नहीं, लेकिन वो लोग सिर्फ हरा लोग है या कहीं से कोई प्रभावित होकर के इस तरह हमको बदनाम करने के लिए उस तरह लोग रखा फोड़ दिया। उसमें मेरा कहीं भी कोई कंसेंट नहीं था कि आप लोग अस्पताल में अस्पताल के गेट पर इस तरह का आतिशबाजी करेंगे। जब मैं जाऊँगा अवराई तो उन लोगों को चिन्हित कर करके कार्रवाई करूँगा कि भाई क्यों इस तरह का खुशी इजहार करने का बहुत सारा तरीका होता है, ये तो नहीं है तरीका। अस्पताल से प्रोहिबिटेड है। एक आध का आवाज़ आया था, हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन जो भी मैंने वीडियो में दिखाई दिया एक कोई किया था, आवाज़ नहीं किया था, लेकिन कुछ आतिशबाजी लाइट उसमें से निकल रही थी। रिपोर्ट मांगी गई है। हाँ। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया शराब की खेप डिलीवरी देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पानी फेर दे रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर के सीमा फकुली चेक पोस्ट के पास पुलिस को देखकर पिकअप सवार 2 व्यक्ति कूद कर फरार हो गए। उत्पाद की टीम ने जब पिकअप की तलाशी ली तो पिकअप के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब रखी गई थी। यह शराब की खेप हाजीपुर होते मुजफ्फरपुर लानी थी। गिनती करने पर जब्त शराब 110 कार्टन पाई गई, जिसकी कीमत 8 लाख है। उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि पिकअप में फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि शराब की खेप किसका है यह पता लगाया जा रहा है। कल मुख्यालय मद्य निषेध द्वारा जिले में स्थापित सभी 9 चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच एवं छापेमारी का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में अवर निरीक्षक डेजी कुमारी, ज्योति कुमारी एवं चेक पोस्ट प्रभारी देवानंद कुमार के नेतृत्व में वहाँ वाहनों की जांच की जा रही थी। रात्रि करीब 11 बजे जब चेक पोस्ट पे जांच चल रही थी, उसी समय वैशाली दिशा से एक पिकअप चेक पोस्ट की तरफ आता दिखाई दिया और छापामार दल को सामने पाकर उसमें से 2 लोग कूद करके भाग गए। तो छापामार जो चेक पोस्ट की टीम थी वो गाड़ी के पास पहुंची एवं जब तिरपाल को हटाया तो उसमें विदेशी शराब के कार्टून्स लोड थे। तो आसपास जो 2 लोग भागे थे उनका सुराग लेने की कोशिश की गई, परंतु खाली जगह होने के कारण सभी भागने में सफल रहे। उसके बाद गिनती करते हुए पिकअप को जब्त करते हुए उत्पाद थाना लाया गया। कितनी मात्रा के लगभग? शराब की गिनती करने पर 110 कार्टन विदेशी शराब
पिकअप पे लोड पाया गया और सभी शराब जो है सब पे पंजाब राज्य निर्मित अंकित है। मुजफ्फरपुर को डिलीवर करना था क्या? हाँ, जो पिकअप है उसके आने की दिशा मुजफ्फरपुर की तरफ थी और पूरी संभावना है कि ये पिकअप जो है मुजफ्फरपुर जिले ही। अनुमानित कीमत कितनी लगभग 7 से 7.5 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। मुजफ्फरपुर जिले में चलने वाले सभी बस, ट्रक और टैक्सी समेत सभी व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने 20 जुलाई तक ऐसे सभी वाहनों में VLTD लगाने का निर्देश दिया है। संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि तिरहुत प्रमंडल आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित प्राधिकार के कार्यालय के अलावा प्राधिकार की साइट पर वाहन मालिकों को गाड़ी में इसे लगाने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद ही गाड़ियों को स्टेट कैरेज परमिट मिलेगा। बिना VLTD वाली गाड़ियों पर सख्ती बरती जाएगी। इस संबंध में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। VLTD का जो आदेश है सरकार का ही आदेश है कि सारे कमर्शियल गाड़ियों में लगाना है, खास करके विशेष करके बसेज में लगाने की सबसे सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो है हम लोग को उसका एक ट्रैकिंग डिवाइस भी है और आम पब्लिक को कहीं प्रॉब्लम होता है तो उस पर बटन दबा करके कोई सूचना उसमें हम लोग को भी प्राप्त हो जाती है। संबंधित डिवाइस मालिक ऑनर को और हमारे कार्यालय में और विभाग को भी ये सूचना मिल सकती है उससे। लेकर सब कंट्रोल रूम बनाया गया। इसका एक अभी तक वर्तमान में अभी जो VLTD का कंट्रोल रूम पटना में ही है। अभी उसका जो ID पासवर्ड जो अभी हम लोग को प्राप्त नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में वो ID पासवर्ड हमको भी मिल जाएगा, ताकि किसी तरह की जो पैनिक बटन दबने के बाद वो सूचना हमें भी मिले, मालिक को भी मिले और वहाँ भी मिले। ऐसे VLTD से जो ट्रैकिंग किया जा रहा है, गाड़ी कहाँ चल रही है, कब कब जा रही है। इसे हम लोग को जो गाड़ी में परमिट निर्गत होता है उस परमिट वो गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, इसे हम लोग को भी पता चल जाता है। कब तक की डेडलाइन दी गई है सर? डेडलाइन अभी कमिश्नर साहब का भी एक डेडलाइन अब समाप्त होने वाला है और इसके बाद वैसे भी अब बिना VLTD लगाए हुए अब गाड़ी का परिचालन और फिटनेस संभव है नहीं, और विदिन 500 मीटर के अंदर में आने के बाद ही गाड़ी का फिटनेस होना संभव है। और उसके बाद सारी प्रक्रिया VLTD, SLD सारे पैनिक बटन लगने के बाद ही उस पर ऑनलाइन उस पर फिटनेस की प्रक्रिया पूरी होती है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर पर्ची कटाने का झंझट अब समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य केंद्रों में लगे स्कैनर को मोबाइल से स्कैन कर अपना इलाज करा पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों के OPD में दिखाने वाले मरीजों को संजीवनी ऐप की पर्ची की जगह आभा ऐप का नंबर मिल रहा है। हर दिन 200 से 250 लोग इस नई सुविधा से लाभ लेने लगे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषि शर्मा ने बताया कि सदर अस्पताल से लेकर PSC तक OPD में अभी आभा ऐप से ही निबंधन हो रहा है। इसमें एक QR कोड दिया जा रहा है। मरीज का इसमें सभी डिटेल रहता है। इससे मरीज ऑनलाइन कहीं भी अपनी बीमारी के बारे में जान सकता है। इतना ही नहीं, इस ऐप में एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद राज्य और देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से इलाज संभव है। इसमें रिपोर्ट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक बार आभा पर लिंक कर लिया तो उसको कोई भी रिपोर्ट लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कागजात ऑनलाइन हो जाएगा। उन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी मरीज आभा कार्ड अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पर जाकर निःशुल्क बनवा सकता है। QR कोड कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। उसमें एक ही चीज़ है कि नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। QR कोड से किसका नंबर कब आएगा उससे ऑनलाइन ही होता है, और उसमें कहीं भीड़ भाड़ से बचने के लिए जाने में कि घंटा भर बाद हमारा नंबर लगे, 2 घंटा के बाद में, बहुत आसान है। ये डिजिटल मिशन जो मुख्यमंत्री डिजिटल मिशन है उसकी का एक पार्ट ये भी था। आगे जैसे सितंबर में अभी शुरू हो गई है, आने वाले समय में ये CHC PSC लेवल तक की व्यवस्था होगी। ये मुजफ्फरपुर में केवल सदर में नहीं शुरू हो रहा है, पूरा PSC CHC लेवल तक मुख्यमंत्री डिजिटल मिशन जो है माननीय मुख्यमंत्री का, उसी के भव्या के द्वारा ये शुरू किया गया है। जिनके पास पहले से आभा कार्ड है क्या उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा? बिल्कुल नहीं, आभा नंबर जैसे ही डालेंगे उनका वो पहले का जो रिकॉर्ड है वो सब कुछ उनका आ जाएगा। पहले कहाँ ट्रीटमेंट हुआ है, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, उस सब के बाद में नया अब उनका जो कंप्लेन होगा उसमें खाली
हो जाएगा। वाइटल उसमें एंट्री होगा, जो जांच कराने की होगी वो उसी पर हो जाएगा और दवा मिल जाएगी ऑनलाइन। पूरे जिले में कितने कार्ड बन चुके हैं, कितना कार्ड बन चुका है? कार्ड का तो मेरे पास डाटा नहीं है कि कितना भव्या कार्ड है, लेकिन जिनका भव्या कार्ड है उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसी नंबर को खाली डालने पर हो जाएगा और नया जो होगा उसका भव्या कार्ड भी बनेगा और नया भी। पूर्वी चंपारण पिपरा थाना क्षेत्र के महुआ गांव के पूर्व पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू कुशवाहा हत्या मामले में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार शर्मा ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस जांच को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाएगी। तथा चंद्रभूषण प्रसाद के मोतीपुर बाजार स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद ने पुलिस जांच को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जल्द ही न्याय दिलाने की बात कही। मौके पर चंद्रभूषण प्रसाद, कविंद्र कुशवाहा, शैलेश कुशवाहा, राजू कुशवाहा, रंजीत गुप्ता, अमरेंद्र मौर्य, बबलू कुशवाहा, राजकिशोर प्रसाद कुशवाहा, लड्डू सहित जदयू के दर्जनों नेता मौजूद रहे। और घर पर जाने के बाद मैंने उनके परिजनों से मिला। परिजनों ने बताया कि जिस प्रकार की हत्या की साजिश की गई और हत्या की गई है, इसमें कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया से समझने में ही लगता है कि दोषी का ही नाम उन्होंने FIR में दर्ज कराया है। लेकिन जो वहीं पर शंका उन लोगों ने व्यक्त किया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं जांच में शिथिलता बरती जा रही है, इस चिंता से चिंतित होकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि निश्चित रूप से इसकी जांच हो, बेहतर से बेहतर जांच हो और दोषी के विरुद्ध में कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि आइंदा इस प्रकार से निर्मम हत्या किसी की न हो सके और इस प्रकार से जो छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं इस प्रकार से अनाथ के जैसे न बिलखने लगे। इस प्रकार की कार्रवाई के लिए मैंने बात किया है और बड़े पदाधिकारी से भी, पुलिस प्रशासन के बड़े पदाधिकारी से भी बात किया है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दोषी चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी बड़ा इकबाल और असूफ का आदमी होगा, इसके बाद भी बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई होके रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस पर बुधवार को हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र चतुर्वेदी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा और प्राचार्य समेत सभी शिक्षक और कर्मचारियों ने कॉलेज परिसर स्थित रामदयालु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र चतुर्वेदी ने कॉलेज में बने रामदयालु सिंह उद्यान का भी उद्घाटन किया। प्राचार्य अमिता शर्मा ने बताया कि रामदयालु बाबू ईमानदारी और त्याग के प्रतीक थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा, सहजता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। रामदयालु बाबू बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनका मानना था कि शिक्षा के बगैर समाज का विकास संभव नहीं है। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही 1948 में RDS कॉलेज की स्थापना की गई थी। आज महाविद्यालय का स्थापना दिवस है, 75वां वर्ष है। हम लोग पूरे महाविद्यालय परिवार हीरक जयंती को बड़े उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरे समझ से स्वस्थ शैक्षणिक व्यवस्था के लिए आदर्श कायम होगा। आज का यह दिन स्थापना दिवस का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, जो फाउंडेशन डे का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन निश्चित रूप से आदर्श साबित होगा आने वाले छात्र छात्राओं के लिए। आज विगत 3 वर्षों से यह महाविद्यालय रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो गया है। डेली आप मीडिया वाले, पेपर वाले निकालते रहते हैं। पेपर में मैं भी पढ़ती हूँ कि छात्रों की पहली पसंद रामदयालु सिंह महाविद्यालय है, छात्रों की पहली पसंद। ऐसी स्थिति में ये हीरक जयंती मनाना निश्चित रूप से महाविद्यालय के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं इस पावन अवसर पर तमाम जितने हमारे गणमान्य अतिथि आए हैं, शिक्षाविद आए हैं, हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे विद्वान शिक्षक
कर्मठ कर्मचारी सबको हार्दिक शुभकामना मंगल कामना देती हूँ। बुधवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी चौराहे पर वाहन जांच कर रहे ट्रैफिक पुलिस उस समय हैरान रह गई जब एक नाबालिग के झोले से 50 लीटर देशी शराब मिला। युवक का साथी मौके से फरार हो गया। ट्रैफिक एएसआई अमरेंद्र कुमार ने बताया कि वाहन जांच के क्रम में अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा गांव निवासी एक युवक को लगभग 50 लीटर देशी शराब के साथ पकड़कर ब्रह्मपुरा थाने के हवाले कर दिया गया है। युवक ने बताया कि दादर से मारीपुर पुल के नीचे शराब की डिलीवरी देनी थी, पर उससे पहले ही पकड़ा गया। कार्रवाई तो अभी ये सिपाही जी टेम्पू से उतरे हैं, हम मोटरसाइकिल से उसी जगह रुके हैं। टेम्पू से दारू लेकर के उतरा है। ये बुलाए हैं, बुला करके हमको बोले सर इधर आइए, इसमें दारू है। उसके बाद ये लड़का को पकड़े हैं, एक लड़का भाग गया है और ये सामान है झोला में जो दारू है। दो लड़का था। छपरा, विजय छपरा बोलता है। बूढ़ी गंडक नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने से मुजफ्फरपुर बंदरा प्रखंड के महेशपुर गांव में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर फैलते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची हत्या ओपी पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की आशंका जताई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। हत्या ओपी प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मृतक का फोटो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है ताकि उसकी पहचान हो सके। यहाँ बुरी गंडक में लाश लगा हुआ था। अच्छा, कौन सी जगह है? तेपरी पंचायत हुआ, 4 नंबर वार्ड, महेशपुर गाँव। महेशपुर घाट हुआ है। प्रशासन खबर गई है? प्रशासन आए हुए हैं। 9 बजे खबर पहुंची तो 11 के बाद। अच्छा, लाश की पहचान हो सकी है कि नहीं? सर पता है। क्या नाम हुआ आपका? नाम कुंदन कुमार। क्या मामला है? हमको सूचना मिली तो हम आए। कहाँ? क्या है? गंडक में बुरी गंडक। क्या हुआ है? क्या हुआ है कि लाश पड़ा हुआ, लाश नदी में है तो हम आए हैं, देखे हैं तो हम इसका पोस्टमार्टम में भेज देंगे। अच्छा, कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? महेशपुर है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मंड में बुधवार को एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर टाउन थाने की पुलिस के साथ डीएसपी टाउन राघव दयाल खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। पानी से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि जुरन छपरा के किसी हॉस्पिटल ने नवजात के शव को पानी में फेंका है। पुलिस इन अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या सूचना मिला? क्या है? जैसा कि हम लोग गुजर रहे थे इस रास्ते से तो देखे भीड़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो देख रहे हैं एक बच्चे का लाश पड़ा हुआ है, नवजात शिशु है। सारा हॉस्पिटल वाला कचरा सब इसी में मन में फेंक देता है। बताइए कि कितना सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। इसमें नवजात शिशु का बॉडी मिला हुआ है। अभी देख रहे हैं डीएसपी साहब भी आए हुए हैं जैसा कि। अच्छा, बार बार यहाँ पे? हाँ, बार बार हमेशा होता है यहाँ पे। अच्छा, कोई अधिकारी का कोई इधर से कंप्लेंट शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। क्या देखे? नहीं, जा रहे थे तो देखे थे यहाँ पे एक नवजात शिशु का लाश मिला है, गिरा हुआ था। यहाँ पे ये कांड मन होता रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ऐसा बच्चे के लाश मिला है यहाँ पे कितनी बार। कहाँ से? हॉस्पिटल से या फिर कोई? हॉस्पिटल से ही होता होगा ना, क्योंकि बॉडी के देखिए कट का निशान है पूरा उस पर। तो होता हुआ तो कोई गार्जियन तो बच्चे को काटेगा नहीं, तो हॉस्पिटल से ही होगा। अब ये अमूमन आए दिन होता रहता है, इसे मिलता रहता है। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय 3 कोठिया निवासी मुजाहिद नैयर का 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुंताजिर उर्फ अमन पिछले 13 जुलाई से गायब है। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार परेशान है। पिता मुजाहिद नैयर ने मिठनपुरा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। दर्शकों से अनुरोध है कि अमन के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो नजदीकी थाना या मोबाइल नंबर 8877660624 पर सूचित करें। का निवासी हूँ। मेरा बेटा जो है मोहम्मद मुंतजिर नैयर उर्फ अमन मोबाइल अप्सरा कम्प्लेक्स मार्केट में मोबाइल की दुकान पर रिपेयरिंग का काम करता है। पिछले 13/7 से जो है वो दुकान जाने के क्रम से लापता है। और सारे जगह खोजबीन करने के बाद जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, जितने भी जान पहचान वाले लोग थे, जितने भी यानी कि पूरे सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी सारी जगह मैं खोज लिया हूँ। मेरे बेटा का कोई पता नहीं चल रहा है। और अगर आप लोग से गुजारिश है मुजफ्फरपुर की तमाम जनता से और जो भी हमारे जानने वाले दोस्त यार हैं और जेन न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बाइट दे रहा हूँ कि आप लोग उसको खोजने में सहयोग करें। हमारा
मैं आप लोग का आभारी रहूँगा। और मैं ऐसे में 15 तारीख को मिठनपुरा थाना में थाना अध्यक्ष जी के महोदय के समक्ष जो है मैंने आवेदन भी दिया है, जो आवेदन स्वीकार हुआ है। और हमको मिठनपुरा थाना प्रभारी जी ने महोदय ने जो आश्वासन दिया कि हम खोजने में आपके बेटा का मदद करेंगे। और मैंने जो आवेदन दिया है वो आवेदन मिठनपुरा में थाना में मैंने दिया है। और मिठनपुरा थाना प्रभारी महोदय ने मुझे बोला है कि मैं आपका मदद करूंगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इनको जो है ये लापता है, इनको खोजने में मेरा सहयोग करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। मेरा घर पक्की सा चौक तिरकुटिया मुजफ्फरपुर का मैं निवासी हूँ। और जिन लोग को अगर मेरा इसलिए पता चलता है तो मेरे मोबाइल नंबर पे जो है, जिसका नंबर जो है 8877660624 पर कांटेक्ट करके जो है इसका जो है पता बता सकते हैं। मैं आप लोग का आभारी रहूँगा। वन महोत्सव के तहत मुजफ्फरपुर एमडीडीएम कॉलेज के बीएड इकाई की ओर से बुधवार को पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति छात्राओं को जागरूक किया गया। मौके पर प्राचार्य अनुप्रिया एवं विभागाध्यक्ष मौसमी चौधरी, रवि कुमार, रविशेखर, सुमंत शुक्ला, रंजीत कुमार, संजीव कुमार, स्मिता गौतम, ज्योति, मनोज कुमार, ममता श्रीनिवास, सुधांशु, छात्रा आदिति, अरुणा, डॉली, तुबा, चंदा, अंकना, पायल, रूपाली सहित कई अन्य शिक्षक एवं दर्जनों छात्राएं मौजूद थी। राज्य सरकार का भी आदेश आया हुआ है और नीतीश जी खुद 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की बात कर रहे हैं विभाग द्वारा, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सावन का महीना चूँकि कंड्यूसिव महीना होता है, कोई भी बीज भी दिया जाता है वो प्लांट का रूप ले लेता है। अगला 6 महीना भूमि में मॉइस्चर रहेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय के बीएड विभाग की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 से ऊपर लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 2 तरह का कार्यक्रम था। एक में पौधारोपण किया गया है, जिसमें पत्थर चट्टा जो कि किडनी की बीमारी के लिए बहुत लाभदायक होता है, और शुगर के डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी के लिए भी कुछ पौधे हैं जो हर्बल प्लांट से उनको लाया गया है। मनी प्लांट है जो कि एस्थेटिक व्यू देता है, सौंदर्यीकरण के लिए है। अशोक का पौधा है जो सौंदर्य को बढ़ाता है। तो इस तरह के विभिन्न प्रजाति के पौधे महाविद्यालय की छात्राओं ने लगाया है। विद्यालय का जो पाठिका है उसमें लगाया है। साथ ही पोस्टर को भी बनाया गया है सेकेंड ईयर की लड़कियों के द्वारा, फर्स्ट ईयर की लड़कियों के द्वारा, जिसके द्वारा से ये समाज में ये संदेश भी प्रेषित किया जा रहा है कि हमारे लिए वृक्ष कितने उपयोगी हैं। क्या फ़ायदा इनसे मिलेगा इन लोगों को? देखिए, पर्यावरण तो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम लोग अभी भी देख रहे हैं बिहार में आज के पेपर का भी हेडलाइन है कि 36% बारिश कम हुई है पूरे देश की अपेक्षा। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये पर्यावरण ही है। वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है और शहरीकरण जो हो रहा है, इसका असर हम लोग को अपने दैनिक जीवन में भी देखने को मिल रहा है। इसी कारण से जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ पर खाली भूमि उपलब्ध है, वहाँ हम लोगों को पेड़ पौधे को संरक्षित करने और लगाने का काम करना चाहिए। यदि इसी तरह के पेड़ पौधे कटते रहेंगे और पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो उससे क्या नुकसान होंगे? पर्यावरण नुकसान हो जाएगा ना। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता, छाया। देखिए, अभी भी मैं छाया के नीचे ही खड़ी हूँ, धूप में इतनी गर्मी थी कि छाया की और सभी लोग भाग के आ गए। तो पेड़ का जो योगदान है, अमूल्य योगदान है, उसको हम लोग भुला नहीं सकते। इसलिए अंधाधुंध कटाई अगर हो भी रही है शहरीकरण के लिए, तो साथ में उतने ही पौधे लगते रहने चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। वन महोत्सव के अवसर पर बीएड की छात्राओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग महाविद्यालय और बीएड विभाग हमेशा से बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी वो प्रेरित करते रहता है। और जो भी जिस तरह की जो बच्चियों में हम लोग जनसंचार कर सकते हैं, उसके अलावा मैसेज दे सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आज का जो मकसद है कि पौधों को लगाना और पौधों से हर एक को जोड़ना, क्योंकि आज के समय में हर ज़रूरत है कि हम अपने आप को पौधों से जोड़ें ताकि उनके आवश्यकता, उपयोगिता के बारे में जानें और जितना अधिक हो पौधों को कटने से रोकें और उनका रोपण करें, ताकि जो हमारे जीवन के लिए उनका ऑक्सीजन, पौधों का होना, ऑक्सीजन का होना, हरावन न सिर्फ हमारे महाविद्यालय में बल्कि हमारा जीवन भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और इस तरह की बातें बच्चों को जाननी चाहिए। बीएड विभाग ने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैंने देखा है कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं बीएड विभाग की ओर से, और बहुत ही अच्छी बात है कि छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ करके इस मौके में भाग लिया है। करीबन मैं समझती कि 50-60 बच्चियों ने पौधों को भी लाया है और महाविद्यालय को डोनेट किया है, जो कि यहाँ महाविद्यालय परिवार में लगाया जाएगा। जब यह
जो पौधे आज छोटे हैं और आगे चल के बड़े होंगे और एक बीएड विभाग की ओर से महाविद्यालय की उपलब्धि होगी, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके लिए एचओडी और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं बीएड के, उनको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और छात्राओं का भी इसमें सहयोग बहुत अच्छा रहा है, उनको भी शुभकामनाएं मेरी। रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर अंजुमन के 8वें पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन रामदयालु स्थित चंद्रवीला फार्म हाउस में हुआ। नए सत्र 2023-24 के लिए पंकज कुमार को अध्यक्ष और नीतीश कुमार को सेक्रेटरी चुना गया। पूर्व अध्यक्ष राजवर्धन में नए सत्र पंकज कुमार को कॉलर पहनाकर पदभार सौंपा। पिछले सत्र के सचिव नीतीश कुमार को नए सत्र में सचिव बनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आईपीडीजी संजीव ठाकुर, विशिष्ट अतिथि एडीजी राजन गंडोत्रा एवं एडीजी संदीप नारंग उपस्थित रहे एवं प्रेसिडेंट पंकज कुमार ने अगले 1 साल के कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। प्रेसिडेंट इलेक्ट सपनम कुमारी, एचएन भारद्वाज, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, डॉक्टर बीभा वर्मा, रागिनी रानी, अनु नारायण, हेमलता रीति, फर्स्ट लेडी प्रिया प्रियम, अनेराज, भावना, सुधीर कुमार, अभिषेक ओझा समेत सैकड़ों लोग समारोह में शामिल हुए। रोटरी की एक परंपरा है कि हर वर्ष 1 जुलाई को 12 महीने के लिए हर स्तर पर पदाधिकारियों का बदलाव हो जाता है। इस बार भी 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर अंजुमन के पदाधिकारियों में एक बदलाव हो चुका था, नए पदाधिकारी आ चुके थे और इनका आज पदस्थापना दिवस था। पुराने सत्र के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने इस सत्र के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को अपना कार्यभार सौंपा। इस प्रक्रिया को हम वर्षों से 1905 से करते आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं नए सत्र के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को और मेरी बधाई जो पिछले साल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समाज की सेवा के कार्य को किया। मेरी शुभकामनाएं इस साल के लिए, क्योंकि अब उसी कार्य को आगे की ओर बढ़ाएं। ऊर्जा काफ़ी दी है अपने स्पीच में। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे? कैसे रोटरी का जो बेस है, पर्पस है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे? बस वही शब्दों के इत्तेफाक में यूँ बदलाव करके देख, तू देख कर न मुस्कुरा के देख, मुस्कुराइए कि आप रोटरी में हैं। ये किसी पर थोपा नहीं जाता है। रोटरी में आप नहीं कह सकते हैं कि मैं बनूंगा मेंबर। रोटरी आपको निमंत्रण देती है। निमंत्रण उसको देती है जो समाज के किसी एक प्रोफेशन का टॉप हो, और उससे कहा जाता है कि आप यहाँ आए हैं, टाइम, मनी एंड एनर्जी, यही 3 चीज़ आपके पास था आज तक, जो आप अपने परिवार और व्यापार से शेयर कर रहे थे। अब आपका दायित्व बनता है, अब आपको हम इनवाइट करते हैं कि अपने टाइम, मनी एंड एनर्जी को परिवार, व्यापार के अलावा रोटरी से भी शेयर कीजिए। क्या बैलेंस होगा ये आपको तय करना है। 100 में कितना परिवार, कितना व्यापार और ये, लेकिन आपको एक नियत बैलेंस करना होगा, प्लान करना होगा कि यस, आई एम इन द 10% लॉट ऑफ द प्रिविलेज्ड, आई एम रेडी टू शेयर माई पार्ट ऑफ बर्डन टू केयर फॉर द 90% ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, जिनके लिए ये ज़िंदगी जो हम आप जी रहे हैं वो एक सपना है। बहुत सी कार्य योजना है जिसको अंजाम देना है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको प्रोत्साहन दे करके उनकी गरीबी मिटाना, चाहे जो मतलब अपाहिज है, विकलांग हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम तय किए गए हैं और कुछ शिक्षा के माध्यम से भी स्कूलों में भी कुछ प्रोग्राम तय किए गए जो जिन स्कूलों में बच्चों, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको मुफ्त किताब दी जाएगी और उनके पठन पाठन पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात है कि कुछ गरीब बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं वाहन के अभाव में, तो उनको साइकिल वितरण करने का प्रोग्राम। ऐसी बहुत सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत कारगर होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।